अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। नया दिन है, नई सुबह का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी खूब ख्याल रख रहे होंगे। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखते रखते उनके साथ जो हमारा माहौल है ना, उसको भी तरोताज़ा रखने की कोशिश करनी चाहिए जनाब। हमारी तरफ से अहले इस्लाम को, जागो लाहौर की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आज जुम्मे का अजीम दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और जनाब आज के दिन का आगाज़ जुम्मे की मुनासबत से ही करते हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत सी हदीस मुबारका आपके साथ शेयर करते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका बुराई के 70 दरवाज़ों को बंद करता है। सदकात व खैरात का आम हुक्म दिया गया है और ये अल्लाह ताला की नाराज़गी को भी दूर करते हैं और बुरी मौत से भी बचाता है। तो इस्लाम ने हमें अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद करने के लिए सदका व खैरात का भी हुक्म दिया है और इसकी बरकत से मुआशरे के मुफलिस और नादार अफराद अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के काबिल भी हो जाते हैं और दूसरों की माली मुआवनत करने वालों को रज़ा इलाही जैसी अजीम दौलत मिलने के साथ साथ मुआशरे में भी पसंदीदगी की निगाह से भी देखा जाता है, जबकि बखील से लोगों की तबीयतें बेजार रहती हैं। सदका व खैरात अखरवी और माशरती फ़वाइद के साथ साथ हमारी बीमारियों और हादसात से भी हमें बचाता है, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है कि सदका दो और सदक़े के ज़रिए अपने मरीज़ों का मदावा किया करो। बेशक सदका हादसात और बीमारियों की रोकथाम करता है और ये तुम्हारे अमाल और नेकियों में भी इजाफे का बाइस बनता है। तो इसलिए जनाब ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात का जनाब हमें ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी रमज़ान गुज़रा है, रमज़ान में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होती है कि जनाब हम सदका भी दें, खैरात भी करें, लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है तो हम दोबारा से वही प्रैक्टिसेस अपनाना शुरू हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि किसी को हमने सदका देना है, खैरात देने, किसी की मदद करनी है। लेकिन रमज़ान हमें सिखाता ही यही है कि बाकी के जो 11 महीने होते हैं उसमें भी हमने किस तरह अपनी शख्सियत को निखारना है, मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करने हैं। तो इन चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना चाहिए। तो हम भी अब आगे बढ़ते हैं और सेगमेंट है हमारा सीरत नबी, जिसमें हम हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की रोशनी से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं और इस सेगमेंट में मारूफ सीरत स्कॉलर हमारे साथ मौजूद होते हैं। तो जनाब दीन इस्लाम में कदम बा कदम रहनुमाई और भलाई हमें मिलती है और अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि अगर आपको कोई मशवरा भी दरकार होता है ना, तो इसका भी रास्ता आपको मिल जाता है। इसकी ज़बरदस्त मिसाल हमें इस्तिखारे से मिलती है। इस्तिखारे का मायनी है खैर तलब करना। किसी जायज़ मामले में जब तरद्दुद हो तो उसकी बेहतरी वाली जहत तलब करने के लिए इस्तिआरा किया जाता है और ये एक मसनून अमल भी है जिसकी तरगीब और तरीक़ा ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं इसकी हकीकत हो, फ़जीलत हो, इससे बाखबर है और यहाँ तक कि दुरुस्त तरीक़ेकार से लाइल्म भी हैं। ताहम आज इस अहम मौजू पर हमने मारूफ सीरत स्कॉलर डॉक्टर पीर तारिक शरीफज़ादा साहब को दोबारा से ज़हमत दी है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कुरान हदीस से इस्तिआरे की हकीकत, अहमियत, फ़जीलत और दुरुस्त तरीक़ा कार क्या है। लेकिन उससे पहले जनाब गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हमारे साथ ताहिरा मोहसिन शाह भी मौजूद हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा कलाम है क्योंकि आज मोहसिन नकवी जो हमारे मशहूर शायर हैं उनका यौम पैदाइश भी है, तो उन्हीं का एक कलाम है जो वो हमारे साथ जो है वो हमें सुनाने वाली हैं। ताहिरा, खूबसूरत कलाम पढ़ा है जनाब, बहुत ही शुक्रिया ताहिरा आपका। और डॉक्टर साहब को भी खुश आमदीद कहते हैं। जागो लाहौर में एक मरतबा फिर से डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, इस्तिखारा इसकी हकीकत क्या है, फ़जीलत और अहमियत बताइएगा। बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। लगभग कोई 15 दिन के बाद हम दोबारा जो है वो इस प्लेटफॉर्म से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी की निस्बत और ताल्लुक़ से कुछ बातें अपने सामीन और नाज़रीन से शेयर करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। इस्तिखारा भी जो ज़ेर बहस आने वाला ज़िंदगी के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर जिसके साथ वास्ता पड़ता है, ये वो एक ऐसा उन्वान है और इसके ऊपर बहुत कसरत के साथ कलाम किया जाता है।
जिस चीज़ की रोज़मर्रा की बुनियाद पर ज़रूरत होती है उस पर यकीनन गुफ्तगू भी ज़्यादा होती है, और जब गुफ्तगू ज़्यादा होती है तो फिर उभाम और नाकिस गुफ्तगू के नतीजे में बहुत सारी कन्फ्यूजन जो हैं वो भी क्रिएट होती हैं। सो ये बड़ा आपने खैर पर मबनी एक काम किया कि आज इसको बतौर उन्वान मुरतब किया ताकि हम इस पर कुछ बात कर सकें। हम सब के इल्म में है कि दीन इस्लाम जो है वो एक मुकम्मल नज़रिया हयात है और ये ज़िंदगी के तमाम शोबों में एक जैसी रहनुमाई अता करता है। ये हिदायत और रहनुमाई का एक ऐसा सूरज है जो ज़िंदगी के सारे गोशों को एक जैसी रोशनी अता करता है। आप ये देखिए कि कैसा दीन जो इंसान को तहारतगाह में भी हिदायत और रहनुमाई से खाली नहीं छोड़ता, उस दीन से कैसे तवक्को की जा सकती है कि मेरी ज़िंदगी में जब कोई बड़े मरहले दरपेश हो और बिलखुसूस जब मुझे कोई बड़े फ़ैसले करना हो तो उसके लिए उसने मुझे कोई हिदायत और रहनुमाई न दे रखी हो, मेरे लिए कोई आसानी न पैदा कर रखी हो। तो हम ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी से हम तक ये ख़बर पहुँचती है कि आपने अपने असहाब का मिजाज इस अंदाज में मुरतब फरमाया, उनकी ऐसी तरबियत फरमाई कि गोया उनका मामूल बन चुका था कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जब भी किसी ख़ास मामले के हवाले से अगर कोई फ़ैसला करना चाहते तो उस पर वो इस्तिखारे की शक्ल में अल्लाह के साथ रहनुमाई अपना राब्ता उस्तवार करते। आप देखें जनाब अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं रसूल रहमत ने हमारी तरबियत इस अंदाज में की, हमारा अपने रब के साथ ऐसा कुल वक्ती ताल्लुक कायम कर दिया जो हर सांस के साथ अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक न सिर्फ मौजूद होता बल्कि गहरा होता जाता। और आप कहते कि अल्लाह के साथ ताल्लुक, अल्लाह के साथ ये जो कुर्बत और रब्त है, अल्लाह से रुजू करने का अमल जो है हमारी ज़िंदगियों में इतना रासिख था, इतना आम था और इतना अहम था कि अगर मेरे पाँव के अंदर मौजूद जूते का तस्मा भी खस्ता होता है तो मैं उसकी बात सबसे पहले अपने रब से करता हूँ, और ज़िंदगी का कोई मामला भी करने जाता हूँ तो उस पर पहले अपने रब से मशावरत करता हूँ। और आपके हुजूर की जो पाकीज़ा असहाब हैं उनमें एक बड़ी तादाद उनसे हम तक ये खबर पहुँचती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब को ज़िंदगी के अहम मामलात के साथ साथ जो आम मामलात हैं उनके लिए भी इस्तिखारे की तरबियत दी। और हुजूर हमेशा ये फरमाया करते थे, हुजूर की सारी अहादीस का मफहूम क्योंकि वक्त हमारे पास कम होता है इसलिए मैं बिल इख्तिसार से अपने सामीन से शेयर करना चाहूँगा कि हुजूर ने उनकी तरबियत में ये एक उनसर डाला कि हुजूर ने इस्तिखारे को भी पसंद फरमाया और इस्तिशारा जो है उसको भी पसंद फरमाया। इस्तिशारा कहते हैं लोगों से मशवरे को और इस्तिखारा कहते हैं अल्लाह से मशवरे को। तो गोया ये दोनों पहलू जो हैं उनके अंदर किसी और को, किसी और की रहनुमाई को, किसी और के इल्म को अपने से बेहतर समझते हुए उसके करीब होने की एक तरबियत है। गोया ये जो इंसान के अंदर एक बुनियादी बात आ जाया करती है, हज़रत सलमान सौरी रहमतुल्लाह अलैह जो है उन्होंने ये फरमाया कि जो शख्स इस्तिखारा नहीं करता वो किब्र करता है, वो तकब्बुर करता है। यानी इसका क्या मतलब है कि वो अपने इल्म और अपने इरादे को इतना मुकम्मल समझता है कि वो अल्लाह से रहनुमाई लेने की जरूरत महसूस नहीं करता। तो इससे अंदाजा लगाइए कि कितना अहम मामला है। खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्तिखारा एक ऐसा अमल है जो अल्लाह को पसंद है। और फिर इससे एक अगले दर्जे पे आपने ये फरमाया कि इस्तिखारा का जो अंजाम है वो हमेशा बखैर होता है। यानी ये हो ही नहीं सकता कि कोई शख्स किसी मामले में इस्तिखारा करे यानी अल्लाह से रहनुमाई तलब करे और अल्लाह उसे रहनुमाई अता ना फरमाए। और जैसा वो अपनी दुआ के अंदर इस्तिखारे की दुआ में अल्लाह से अपने लिए खैर और बेहतरीन चीज़ की तलब करता है, अल्लाह उसकी दुआ को इस्तिखारे की शक्ल में कबूल फरमाता है और उसे ऐसी हिदायत और रहनुमाई अता फरमाता है जिसके नतीजे में उसके लिए जो उसका बेहतरीन खैर होता है वो उस तक पहुंचना आसान हो जाया करता है। इसका तरीकाकार जी वही मतलब वक्त की थोड़ी सी किल्लत आपको पता है, तो एक तो इसका दुरुस्त तरीकाकार, दूसरा ये कि इसका कोई मखसूस वक्त भी है जिसमें करना चाहिए, और क्या कोई और भी आपके बिहाफ पे इस्तिखारा कर सकता है? तीनों बुनियादी सवालात। इस्तिखारा जो है, मैं इसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को तो खुद ये तरगीब दिलाई कि वो खुद अपना इस्तिखारा करे, ताकि इस्तिखारा खुद करने के अमल में आपका रोजाना की बुनियाद पर अपने रब के साथ एक इनफिरादी ताल्लुक, एक यकीन का ताल्लुक कायम होना शुरू होता है। गोया अल्लाह के साथ एक दोस्ती की तरफ इंसान का रिश्ता जो है वो जुड़ना शुरू हो जाता है। असहाबी रसूल क्योंकि हुजूर की तरबियत याफ्ता थे और इल्म उन्होंने बराह रास्त खानवादा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल किया था, बारगाह रिसालत माब से उनकी तरबियत हुई थी, इसलिए उनका इल्म रासिख था और वो इस्तिखारे के मामले में ज़्यादा बेहतरीन नताइज तक पहुँचते थे। और इस्तिखारा क्योंकि होता क्या है, इसका जो मसनून तरीका है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हम तक पहुँचा वो ये है कि आप किसी नमाज के बाद
दो और नमाज के अलावा भी जो नमाज का राइज वक्त है, यानी जवाल के अलावा के जो वक्त है, मकरूहात के अलावा जो वक्त है, उन औकात में बावजू होके 2 नफल पढ़ें। अच्छा। और उसके बाद एक बहुत आम फहम सी दुआ है, वो बुखारी शरीफ की दुआ है, किल्लत वक्त की वजह से उसको दोहरा नहीं रहा, उसका मफहूम बता रहा हूँ। वो दुआ अल्लाह के सामने रखे और उसके अंदर अल्लाह के सामने उस दुआ को उन लफ्जों में पढ़ेगा तो क्योंकि वो मसनून दुआ है, हुजूर की अदा की हुई अल्फाज है, इसकी उसकी बरकत भी उसमें शामिल हो जाएगी। बसूरत दीगर उसका मफहूम जो है वो अपनी जुबान में भी अल्लाह के सामने रखे। तो अल्लाह इतना कादिर और करीम है कि अपने बंदे की आवाज़ हर अंदाज में, हर जुबान में सुनता है और उसको रहनुमाई अता करता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप जब इसकी तरगीब दिलाते, आप फरमाते कि ये दुआ मांगो और इस दुआ के अंदर अपना मुद्दा अल्लाह के सामने रखो और फिर उसके बाद अल्लाह की तरफ यकसू हो जाओ। फिर उसके बाद अपनी सोच विचार, अपनी फिक्र उसके अंदर शामिल नहीं करनी है, ता वक्त कि उसके ऊपर रहनुमाई मिल जाए। और जो मुफस्सिरीन है, जो अल्लाह वाले, उन्होंने हमें ये बताया कि सबसे बेहतरीन, वैसे तो किसी वक्त भी किया जा सकता है, सबसे बेहतरीन वक्त ये है कि आप सोने से पहले इसको करें, ताकि आपको एक यकसुई होती है, आपके ज़हन में आइंदा का फौरी काम कोई सामने मौजूद नहीं होता। आप जब सारी दुनिया से फरागत आपको हो जाए तो अल्लाह की बारगाह के अंदर आप इस्तिखारे के लिए 2 नफल पढ़ें, 2 नवाफिल के बाद दुआ करें और दुआ के बाद आप सो जाएं। अच्छा, अब होता ये है कि ये जो सवाल आपका था कि खुद करना चाहिए दूसरों से, अफजल तो ये है कि खुद किया जाए, लेकिन उसके लिए एक शर्त ये कि अगर आप इस्तारे के इल्म से वाकिफ हों तो, क्योंकि इसके नतीजे में जब आपको ख्वाब आता है तो उस ख्वाब के अंदर कुछ चीज़ें अलामात के तौर पर आपके सामने आती हैं। अब हर आदमी जो है वो ख्वाब की रोयत को उस तरह, ख्वाब की जो ताबीर है उसको उस तरह बहुत आला अरफ अंदाज में नहीं समझ पाता। आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगाएं, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अल इल्म रोया के नाम से किताब लिखी, वो लगभग कोई 13 जिल्दों पर मुश्तमिल है। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि ख्वाब की ताबीर जो है वो कितना तफसील तलब इल्म है। और ये सारा इस्तारे का इल्म है। ख्वाब में जो हम देखते हैं बैनी, उससे हर चीज़ का कुछ एक अपना मफहूम होता है। अगर रोशनी देखते हैं तो उसका कुछ और मफहूम है, फिर रोशनी के आगे अकसाम हैं, उनके रंग हैं, उनका वक्त है, उनसे पहुंचने वाली कैफियत है। तो इन सारी चीज़ों के नतीजे में आप एक किसी बड़े नतीजे की तरफ चलते हैं। सो मुख्तसरन ये कि एक तो ये है कि खुद कोशिश करनी चाहिए, इसे सीखना ये, क्योंकि रोज़मर्रा का मामूल है, इसे करना चाहिए। और फिर अगर आप समझें कि आपको अपने इल्म पे उस तरह का आपको एतमाद नहीं है, तो फिर जो साहिब इल्म लोग हैं उनसे भी दरखास्त की जा सकती है, ताकि वो आपकी नीयत से अल्लाह की, देखिए सारी हाजतें, सारी मुश्किल कुशाई अल्लाह की तरफ से है, सारी रोशनी अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक बारगाह से बंदों की तरफ आती है। तो वो आप खुद मांगे तो ये सबसे अफजल है। खुद ना मांग सके किसी वजह से, तो फिर जो जिन्हें आप समझते हैं कि साहिब तकवा लोग हैं, जो इसका हक अदा कर सकते हैं इस्तिखारे का, इसके इल्म से वाकिफ हैं, वो लोग इस्तिखारे के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। लास्ट पे एक क्वेश्चन ये जानना चाहूंगी कि ज़्यादातर हम लोग इस्तिखारा तब करते हैं जब शादी करनी होती है, बच्चे की या बच्ची की, तो तब इस्तिखारा किया जाता है। तो ये इसमें क्या ये करना चाहिए और अच्छा है, या बाकी मामलात में भी हमें इसी तरह तवातर के साथ करना चाहिए? जी, मैंने जैसे शुरू में अर्ज़ किया ना, एक तो हमें ये समझना चाहिए कि इस्तिखारा हमेशा, यानी एक इल्मी और शरई बात है, ये ज़रूरी है लोगों तक जानी, कि इस्तिखारा हमेशा हलाल और खैर का जो काम है उसके लिए किया जाता है। यानी किसी नाजायज़ काम के लिए कि मैं किसी गुनाह का इरादा करूं और मैं इस्तिखारे में अल्लाह से उससे रहनुमाई लेना चाहूं कि मुझे ये करना है या नहीं करना, तो ये तयशुदा है। जिन चीज़ों पर शरीयत की तरफ से बराह रास्त तालीम आ चुकी है, हुक्म आ चुका है, उनमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, उनमें इस्तिखारे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो चीज़ें ऐसी हैं, अमूमी तौर पर हमारे माशरे के अंदर सफ़र के दौरान लोग करते हैं, तजारत के हवाले से इस्तिखारा करते हैं, और शायद सबसे ज़्यादा जो है वो निकाह और शादी के मामलात के हवाले से करते हैं। ये भी अच्छा है और खैर पर मबनी अमल है। लेकिन हम सबको ये जानना चाहिए कि इस जो शादी का मामला है उसमें सबसे बेहतरीन रहनुमाई और क्यास का जो हक है वो वालिदैन का है। वो हमारे बारे में सबसे बेहतर जानते होते हैं, तो उनकी राय को भी ज़हन में रखना चाहिए। इस्तिखारा भी ठीक अमल है, खैर पर मबनी अमल है। और ये तो बड़े बड़े काम है ना, हमें रोजाना की बुनियाद पर सारे कामों में अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। हत्ता के सरकार दो आलम से तो ये भी मनकूल है, मुस्लिम शरीफ के हदीस मुबारक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यानी एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक सफर करने के लिए जब उठते थे तो उठने के लिए कि कौन सी सवारी पर बैठना, उसके लिए भी इस्तिखारा फरमा दिया करते थे। और अहलुल्लाह जो है उनसे हम तक ये बात पहुंची है कि वो जिस काम के दौरान जिसका वक्त बहुत करीब आ गया और रात तक ना गुजारा जा सकता हो, उसमें आंखें बंद करें और अल्लाह से यही दुआ करें, अल्लाह आपके दिल पे आपको शर सदर अता फरमाएगा, आपका दिल खोल देगा और आपकी खुद एक सिमत नुमाई कर देगा। एक आखिरी बात इस्तिखारे के हवाले से कि इस्तिखारे के अंदर ख्वाब का आना जरूरी नहीं है, यानी एक आपके दिल में से जो एक आवाज आना शुरू हो जाए वही असल में होती है। और अगर आप उनको उसमें कोई एम्बिग्विटी या कोई ऐसा कन्फ्यूजन नजर आ रही हो
तो ये इस्तिखारा 1 से ज़ायद मरतबा भी किया जा सकता है और बेहतर है कि ताक मरतबा किया जाए, ठीक है, ज़्यादा मरतबा किया जाए ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अल्लाह के साथ रुजू कर सकें और नताइज हमें हासिल हो सके। डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ताहिरा मोहसिन शाह भी हमारे साथ मौजूद थी। लेकिन ताहिरा, जाते जाते एक और कलाम सुनना चाहेंगे हम आपसे। सेहत के मसाइल जो होते हैं उस पर हम डिस्कशन करते हैं और आज एक ऐसा ही बड़ा इशू है जिस पर बात करने वाले हैं। और आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि दुनिया भर में हर रोज़ सैकड़ों माएँ और हज़ारों नौमौलूद बच्चे ऐसी तिब्बी पेचीदगियों के सबब हलाक हो जाते हैं जो काबिले इंसदाद हैं। और इन्हीं तमाम तर पेचीदगियों और मसाइल से मुतल्लिक आगाही के लिए आज दुनिया भर में जनाब जो है मिडवाइफ्स या दाइयों का आलमी दिन मनाया जाता है। मिडवाइफ्स या दाइयाँ ख़ास तौर पर पहली बार माँ बनने वाली ख़वातीन के लिए गैर मामूली अहमियत की हामिल होती हैं। वो डिलीवरी रूम या लेबर रूम में भी उस वक्त मौजूद रहती हैं और बच्चे की पैदाइश के बाद ये मिडवाइफ्स कई हफ्तों तक माँ और बच्चे की निगहदाश्त पर नज़र रखने के लिए पाबंदी से अपने घरों से आती हैं वहाँ पे और उनके घरों का भी दौरा करती हैं। और ये दाइयाँ ख़वातीन को दौरान हमल, बच्चे की पैदाइश और बाद पैदाइश के जिस्मानी और जहनी मसाइल के बारे में भी बताती रहती हैं। तो माँओं को इन मसाइल से निमटने और नौज़ायदा की देखभाल के लिए मशवरे भी देती हैं। तो आज जनाब इस पर आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि मिडवाइफ्स का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। एक तो हम उन्हें ट्रिब्यूट भी पेश करेंगे उनकी तमाम तर खिदमात के हवाले से और उनके लिए क्या क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं उस पर भी आज हम बात करेंगे। इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद बिलाल हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, और अनीका कासिम ने भी हमें ज्वाइन किया है जो कि इंचार्ज नर्स हैं। मैं अनीका आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में और बिलाल आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। बिलाल, सबसे पहले तो आप ही की तरफ आना चाहूँगी क्योंकि सेहत के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो आप ही से बात करते हैं बिकॉज़ आप सेहत की बीट कर रहे होते हैं। तो सेहत के हवाले से किस तरह की डेवलपमेंट्स की जा रही हैं, प्रायोरिटी रखी जा रही है हुकूमत की तरफ से सेहत पर? जी देखिए मुनीबा, कोई भी गवर्नमेंट आए तो सेहत हमेशा सबकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल होती है। अच्छा। क्योंकि जब भी कोई नया PM CM आता है, कोई सेक्रेटरी आता है, तो जो पब्लिक सेक्टर में विज़िट करने के लिए और इन अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए कोई गेम शो होती है तो वो हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे आप इजीली जाके आप सरप्राइज़ विज़िट भी दे सकते हैं, आज छापा भी मार सकते हैं, आप पेशेंट से बराह रास्त बात भी कर सकते हैं और आप पब्लिक से इन टच भी हो सकते हैं। तो ये तो अल्टीमेटली है कि जो भी गवर्नमेंट आए वो हमेशा सेहत को अव्वलीन तरजीहात पे रखती है, लेकिन जो पेशेंट केयर है, जो पेशेंट को सहूलियात हैं, वो हमेशा मेरा ख्याल है कोई बहुत ज़्यादा डाउन ही मिलती है, तो जिससे पेशेंट हमेशा सफ़र कर रहे हैं। और हमने भी आज तक यही देखा है कि अस्पतालों की जो हालत ज़ार है ये बेहतर नहीं हो सकी। मुख्तलिफ कोशिशें की गई, MT एक्ट लाने की कोशिश की गई और इसके अलावा कुछ जो डिपार्टमेंट थे उनको आउटसोर्स करने की भी कोशिश की गई, लेकिन हुकूमत उन सब चीज़ों में नाकाम रही। फिर सेहत इंसाफ कार्ड आया, टू सम एक्सटेंट बेहतरी आई, लेकिन अब वो भी उस तरह मुकम्मल तौर पे फंक्शनल नहीं है जिस तरह होना चाहिए था। तो इस तरह अभी भी 2023 आ चुका है, हमारे जो पेशेंट्स हैं ये बेसिक जो नेसेसिटी है हेल्थ की उससे डिप्राइव हैं। और आज हम जिस इशू को मिडवाइफ्स को लेके बैठे हैं वो भी इतना अहम है कि हमारा जो दूर दराज के इलाके हैं, ख़ासकर अगर हम पंजाब में जनूबी पंजाब की बात करें तो जहाँ पे THQ या DHQ हॉस्पिटल्स नहीं है, रूरल सेंटर्स नहीं है, वहाँ पे ये जो मिडवाइफ्स होती हैं वहाँ पे जाके ये अपना काम करती हैं। कम्युनिटी मिडवाइफ्स बना दी जाती हैं, उनको यूनियन काउंसिल्स दे दी जाती हैं कि ये एरिया पर्टिकुलर आपका है जहाँ पे जो ख़वातीन होंगी वहाँ पे ज़चगी से लेके और बच्चे की नशोनुमा तक आप इन टच रहेंगी, आप उनको उनकी काउंसलिंग करेंगी, बताएंगी कि किस तरह कितना आपने फैमिली प्लानिंग करनी है, कितना वक्फा रखना है, किस तरह आपने बच्चे को फीड करना है, उसकी नशोनुमा करनी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक दौर था आज से 90s से पहले हमारा ये जो मिडवाइफ का जो सेक्टर था ये जो एक सिस्टम बना था ये बड़ा बेहतरीन था क्योंकि हमने इसको अडॉप्ट किया था बरतानिया से हाँ जी। और ये कम्युनिटी लेवल पे जाके लोगों को ट्रेन करती थी। फिर हमारे पास इसके साथ LHV का बड़ा अच्छा सिस्टम अभी भी मौजूद है, मिडवाइफ्स भी मौजूद है, लेकिन हमने इनको नॉन फंक्शनल कर दिया है। ये वो लोग हैं जिधर से महकमा सेहत कभी एक्सेस नहीं कर सकता, ना हम इतने हॉस्पिटल्स बना सकते हैं। तो ये वो लोग हैं जो जाके
तरबियत दे सकते हैं ऐसी ख़वातीन को जो कि कम पढ़ी लिखी हैं या जिनके जो मर्द हैं वो इतना नॉलेज नहीं रखते या वहाँ पे एक्सेस नहीं है, तो इनकी जो तरबियत है ये इतनी ज़रूरी है कि जितनी मतलब आपको इस वक्त एक डॉक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इनके रिफ्रेशर कोर्स करवाएंगे, इनको अपग्रेड करेंगे तो ये जो है ख़वातीन के लिए, महकमा सेहत के लिए और अहले इलाका और ख़ानदान के लिए बहुत मुफीद साबित हमारे पूरे सेहत के जो डिपार्टमेंट है उसके लिए बड़ा ये मुफीद साबित होगा। हनीका, आपसे बात करना चाहूँगी कि आज दाइयों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, मिडवाइफ्स जिन्हें कहा जाता है, तो मैं चाहूँगी कि हमें वो जो एक स्लाइटली सा डिफरेंस है मिडवाइफ में और एक नर्स में, क्या है वो आम फहम अल्फाज में हमें बताइए। सबसे पहले तो मैं उनके आलमी दिन पे उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी और उनकी खिदमात पे उनको सलाम पेश करूँगी। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि नर्स, ये जो मिडवाइफ है, ये एक क्वालिफाइड पर्सन होती है जिनको, जो सबसे पहली पाकिस्तान में मिडवाइफ थी उनका नाम था परवीन अली, मिसेस इम्तियाज़, ठीक है, जो क्वालिफाइड मिडवाइफ थी। तो इस तरह से ये स्पेशली जो है ना, ये गायनी यानी कि जच्चा और बच्चा डिपार्टमेंट को डील करती है, ठीक है। जबकि नर्सेज जो हैं वो मुख्तलिफ शोबों में वो स्पेशलाइज हैं, वो क्वालिफाइड हैं और वो तमाम शोबों में जो है वो नर्सेज काम करती हैं और उनकी वो होती है हर शोबे पे ग्रिप। जबकि ये खसूसी डिपार्टमेंट के लिए इनको क्वालिफाई किया जाता है, स्पेशली प्रीनेटल केयर जो कि प्रेगनेंसी से पहले होती है और पोस्ट नेटल केयर और उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक समझाने के लिए और न्यूबॉर्न बेबी को किस तरह लुक आफ्टर करना है। और सबसे अहम रोल इनका फिर जो है वो फैमिली प्लानिंग का है। फैमिली प्लानिंग में इनका बड़ा अहम रोल है और हमारे रूरल एरियाज़ जहाँ पे अनट्रेंड लोग और इलिटरेट लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं इसका, वहाँ पे ये जो क्वालिफाइड लोग हैं ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये उनकी जो है हमारी डेथ रेशो जो है उसको कम कर सकते हैं। अच्छा, और सबसे ज़्यादा ये हेल्पफुल है माँ और बच्चे के लिए, उनको दौराने हमल और हमल के दौरान और डिलीवरी के टाइम और उसके डिलीवरी के बाद सारा टाइम ये उनके साथ रहती है। तो इस तरह से इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारे माशरे में कि अगर ये ना भी काम हो तो इनको पोलियो के खतरे पर आने के लिए भी यूटिलाइज़ कर लिया जाता है। लेकिन क्या इनकी अब ट्रेनिंग के हवाले से कोई इक़दाम उठाए जाते हैं कि इनको ट्रेन किया जाए बाकायदा तौर पर? ये डिप्लोमा पहले होता था, जिसमें 3 ईयर डिप्लोमा नर्सिंग होता था और 1 ईयर मिडवाइफ के करवाया जाता था, लेकिन और 1 ईयर अलग से मिडवाइफ डिप्लोमा भी करवाया जाता था। लेकिन फ़िलहाल इस पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा और ये बंद कर दिया गया है, जबकि ये हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारे मुल्क की, क्योंकि जब तक क्वालिफाइड पर्सन नहीं होंगे तो इसी तरह से लोगों को आगाही और उनको सर्विसेज जो फ्राहम ये करते हैं मेडिकली, उनकी शदीद कमी हो जाएगी और इससे हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि इस डिप्लोमे को दोबारा शुरू किया जाए, ठीक है, इसलिए कि ये इस तरह नर्सिस की शॉर्टेज जो कि आज बहुत बड़ा मसला बनी हुई है, तो ये हमारी एक तरह से छोटी बहनें हैं जिससे हमें एक हेल्प मिल जाती है कि एटलीस्ट गायनी डिपार्टमेंट को ये जो है लुक आफ्टर कर सकती है। क्योंकि जितनी भी हमारी अगर अब दाइयाँ देखें भी तो वो पुराने ज़माने की, अब वो रिटायर्ड होने वाली हैं। अगर नई हमने लेकर आनी है मिडवाइफ्स तो उनके लिए ट्रेनिंग सेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो उनसे सीख सके आने वाले दिनों में। अच्छा बिलाल, जिस तरह मैंने बात की तो हुकूमत इस हवाले से क्यों नहीं करी कि वो जो डिप्लोमा 1 साल का कराया जाता है उसको क्यों बंद किया गया है? देखिए मुनीबा, मुझे लगता है कि ये जो मिडवाइफ हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ख़ासकर जनूबी पंजाब की हम बात करें या सिंध के इंटीरियर सिंध की बात करें तो ये वो जगह हैं जिसमें अभी भी पाकिस्तान दुनिया में चौथे बड़े नंबर पे है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो ज़चगी के दौरान ज़च्चा बच्चा की अमवात होती है, तो पाकिस्तान अभी उसमें चौथे नंबर पे है। तो इसी तरह जो टू सम एक्सटेंट लगता यही है कि ये जो दाई है या जो मिडवाइफ है इनको थोड़ा सा जो है ये कम करने की कोशिश की जा रही है या कोई स्पेशलाइज तरीके से आगे जो है ना बढ़ने की कोशिश की जा रही है, जिसमें
हॉस्पिटल्स बना के या डॉक्टर्स बना के, चूँकि अभी उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें कई साल लग सकते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा ये है कि चूँकि इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता कई दहाइयों से यूनिसेफ, WHO भी इस पे काम कर रही है। मैडम यास्मीन राशिद जब होती थी वो भी इस पे बड़ा काम करती थी और हर अपनी स्पीच में भी ये बताती थी। बल्कि सबका जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने भी अपनी स्पीच में बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो जच्चा बच्चा के दौरान जो अमवात है सबसे ज़्यादा है और मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। तो इसी की वजह से ये जो बड़े बेसिक हमारे एज नेशन, एज पाकिस्तान, हमारे जो बड़े अहम जुज़्व हैं जिस पे हमें प्रिपेयर होने की ज़रूरत है और इनको आगे लेके चलने की ज़रूरत है। तो इसी वजह से इनकी कमी भी है। फिर यही है कि अब ये जो कोर्स है, जिस तरह नर्सेज एक वक्त में होता था कि डिप्लोमा करके आगे आ जाती थी, लेकिन अब इनके लिए FSC कर दी गई है। फिर उसके बाद बाकायदा अब इनके लिए जो है ये BSc के जो कोर्सेज हैं ये कर दिए गए हैं। और इसी तरह जो मिडवाइफ्स हैं, तो अब चूँकि जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपार्टमेंट जो है ये इनको देखता है, अब उनकी जानिब से इनकी जो सीट्स हैं ये भी कम कर दी गई हैं, लिमिटेड कर दी गई हैं। और जो मौजूद हैं उनके लिए ख़ास जो फंड्स होते हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। और हम देखते भी हैं बिलाल कि अक्सर सड़कों पर भी निकली भी होती हैं ताकि इनको मुस्तक़बिल किया जाए। आपने ये देखा कि LHV और ये जो मिडवाइफ हैं ये हमारे जो हेल्थ है इसकी बैकबोन, इस वजह से हम इनको कहते हैं कि ये जितने भी हमारे सेहत के जो प्रोग्राम्स हैं, जिसमें पोलियो है, TB कंट्रोल प्रोग्राम है, हेपेटाइटिस है, एड्स हैं और डेंगू है, इन सब को कवर अप करने के लिए हवासी टीकाजात हैं, तो ये लोग काम करते हैं। अगर ये लोग पीछे हट जाएं तो फिर हम उस तरह घर से घर जाके और डिस्पेंसरी में और कम्युनिटी लेवल पे हम जाके इन चीज़ों को प्रमोट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से इन चीज़ों की बड़ी अहमियत है। लेकिन जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, चूँकि लाहौर में जो बैठे शख्स की जो अप्रोच है वो और है, जो जुनूबी पंजाब में जो जाके बैठा है उसकी अप्रोच, राजापुर में जो जाके बैठा है, DG खान में जो बैठा है उसकी अप्रोच और है। तो इस वजह से इन जो अमवात को रोकने के लिए हुकूमत को चाहिए कि मज़ीद इक़दामात करें। ठीक है, इनके जो रिफ्रेशर कोर्स हैं वो करें। और चूँकि इस वक्त आपको पता है हमारे पास सबसे ज़्यादा यूथ है और यूथ में लोग ऐसे हैं जिन्होंने एटलीस्ट मैट्रिक किया हुआ है। तो मिडवाइफ का जो कोर्स है ये मैट्रिक के बाद एक डिप्लोमा होता है 1 साल का। तो उसको करने के बाद आप अपनी जो यूथ है इसको स्किलफुल कर सकते हैं। स्किलफुल करने के बाद फिर ये होगा कि एक सिस्टम बेहतर आ सकता है। इनको आप रूरल एरिया जो है वहाँ पे भिजवा के आप इस सिस्टम को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये तब होगा ना जब ये जो कोर्सेज लेकर आए जाएंगे, दोबारा से सर्टिफिकेशन हो पाएगी। अच्छा, किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, फंड्स के हवाले से? एक तो मिडवाइफ्स को भी, दूसरा नर्सेज को भी किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? मैं इनकी बात को कंटिन्यू करूंगी कि नर्सिस को पहले मैट्रिक के बाद इनको हायर किया जाता था। ये डिप्लोमा था, लेकिन आफ्टरवर्ड जब तरक्की की और हमारे यहाँ पे चेंजिंग आई तो तब इन्होंने FSC के बाद नर्सिंग स्टार्ट की और नर्सिंग को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा। इसको BSN कर दिया गया है, जो कि एक जेनेरिक डिग्री है। जिस तरह दूसरी चीज़ों में BS किया जाता है, इसी तरह नर्सिंग में भी BS किया जाता है। सो नाउ वी हैव डिग्री होल्डर नर्सेज, सो दे आर बेटर देन बिफोर इन क्वालिफिकेशन। सो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर, लेकिन उससे क्या हुआ कि एक फ्लॉज पैदा हो गया। जो मैट्रिक के लोग हैं उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रही है। ठीक है, जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, जो लोग मैट्रिक के बाद, और इसमें नर्सिंग में अब मेरिट बहुत ज़्यादा हाई कर दिया गया, तो जो लोग थे उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको ख़त्म कर दिया गया है। जबकि अब जो है ये मैट्रिक के बाद लोगों के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं, स्पेशली फ़ीमेल्स के पास, क्योंकि फ़ीमेल के लिए ये जॉब बहुत सूटेबल है और बहुत अच्छी है। तो फीमेल्स के पास कोई ऐसा वो अब नहीं रास्ता रहा मैट्रिक के बाद कि वो मेडिकल साइड पे कोई भी जो है उसको ज्वाइन कर सके। तो यानी कि महदूद होते जा रहे हैं उनके। ठीक है, तो इससे ये है कि ये जो फ्लॉ है और ये जो आया है डिप्लोमे और डिग्री के दरमियान, उसमें इसको फिलअप करने के लिए मैट्रिक के बाद भी डिप्लोमाज होने चाहिए। जिससे सबसे बड़ा ये डिप्लोमा जो मिडवाइफ का डिप्लोमा है ये नहायत ज़रूरी है। इसकी इसलिए ज़रूरत है कि हमारे यहाँ पे जो है शरह अमवात वो बहुत ज़्यादा आफ्टर डिलीवरी, और उसकी रीज़न जो है वो इलिटरेसी है कि अनट्रेन्ड पर्सन जो है वो हैंडलिंग जो है उससे इन्फेक्शन और
बहुत सारी किस्म की जो है ना वो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो अराइज होती हैं, तो इस वजह से फिर वो काफ़ी मामला ख़राब होते हैं। एग्जैक्टली और हम ही इन तमाम तर चीज़ों पर आवाज़ उठाएंगे तभी इस पर कोई इकदाम किए जाएंगे। ये तो मिडवाइफ्स के हवाले से हम बात कर रहे थे, एक ये भी प्रॉब्लम है। दूसरा थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर पे बिलाल आपसे बात करना चाहूँगी पोलियो पे, क्योंकि हमने सुना है कि पेशावर में फिर एक जो शख्स है उसकी तशख़ीस हुई है कि पोलियो वायरस जो मुस्बत आ गया है। तो हम कहाँ पर हैं, कभी भी हम पोलियो फ्री हो पाएंगे? क्या लगता है आपको, किस तरह की हम जो है वो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं इस हवाले से? देखिए मुनीबा, होना तो चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है 3 सदियाँ दिहाइयाँ जो हैं ये हो चुकी हैं। 94 से शुरू हो चुका है और अभी तक ये ख़त्म होने का नाम इस वजह से नहीं ले रहा क्योंकि हमारी जो बेल्ट है KPK के अंदर, जिसमें जो शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, फिर जो डेरा इस्माइल खान और लक्की मरवत बनू के जो इलाके हैं ये शामिल हैं। और इस वक्त जो केसेस सामने आ रहे हैं, जो लाहौर के अंदर भी अक्सर हम देखते हैं जो रिपोर्ट होते हैं, वो भी केसेस मेजॉरिटी ऑफ द जो केसेस होते हैं बाहर से ट्रैवल करके माइग्रेट करके पाकिस्तान इसमें लाहौर में जो है एंटर होते हैं। तो उसी की वजह से अब गवर्नमेंट की जानिब से भी इसको पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज किया गया है। चेंज इस सेंस में किया गया है कि जो मुहिम है इसका जो है मुहिम इसको बढ़ा दिया जाए। मतलब पहले अगर ये 6 माह के बाद होती थी उसको 3 माह के अंदर कर दिया जाए ताकि जो बच्चों की इम्यूनिटी है इसको बेहतर किया जा सके। दूसरा, फिर इसके अंदर अब इन्होंने इंजेक्शन भी शामिल कर दिए हैं। किसी एक मुहिम के दौरान ये पोलियो ड्रॉप्स यूज़ करेंगे और दूसरी मुहिम के दौरान ये पोलियो के जो इंजेक्शन है ये यूज़ करेंगे ताकि बच्चों की जो कुव्वत मुदाफ़त है ये बेहतर हो सके। इसके साथ जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं यहाँ पे भी जो टीमें हैं ये खड़ी कर दी गई हैं ताकि हर आने जाने वाले बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा सके। उसी तरह जो बाहर के जो इलाके हैं जिसमें बलूचिस्तान है या पेशावर है, यहाँ पे भी अब इनका अपना महकमा सेहत है, इनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि ये नेशनल एमरजेंसी प्लान जो कि फेडरल देखता है। अब उनकी जानिब से भी कहा ये जा रहा है कि तमाम जो सूबे हैं जो पोलियो के हवाले से एक मजबूत हिकमत अमली अपनाएं ताकि 2030 तक की डेड लाइन जो है ये अब दी जा चुकी है। अब इसमें तकरीबन 7 साल रह चुके हैं, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा था कि पाकिस्तान एक दफ़ा अंडर ऑब्जर्वेशन भी आ चुका था जिसमें कोई एक केस 2021 में नहीं आया था। लेकिन उसके बाद फिर पंजाब अभी तक सेफ चल रहा है। सिवरेज के अंदर जो नमूने हैं वो तो पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन जो वायरस है बच्चों के अंदर उसका केस फिलहाल सामने नहीं आ रहा। लेकिन जिस तरह ये पेशावर में भी सिवरेज के अंदर जो पोलियो के जो नमूने हैं ये मस्बत है, तो इसका मतलब यह है कि वायरस अभी तक मौजूद है या किसी न किसी को इफ़ेक्ट कर रहा है। फिर होता ये है कि वो जिसको इफ़ेक्ट होता है समटाइम वो रिपोर्ट नहीं होता, या वो जिस बच्चे को होता है वो फिर अपनी इम्यूनिटी जो पावर है उसकी वजह से वो उससे बच सकता है। ये हल्की फुल्की इन्फेक्शन के साथ। क्या ये मई में ये कैंपेन होने वाली है पोलियो की? जी बिल्कुल, ये तकरीबन इसी मंथ में होने वाली है। और इसी वाले से कल जो महकमा सेहत पंजाब है इनकी जानिब से कल उलमा इकराम को भी इनवाइट किया गया था, उनको भी जो है साथ लेके चलने की कोशिश की जा रही है ताकि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं ये वो लोग जो डिनाई करते हैं पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के हवाले से या वैक्सीन के हवाले से, कल एक बहुत इनकी जानिब से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया था जिसमें तमाम उलमा इकराम को जो है इनवाइट कर दिया गया था। फिर उनकी जानिब से भी ऐलान भी किया गया था ये पोलियो वैक्सीन सेफ है और तमाम वालिदैन को चाहिए कि जब भी ये पोलियो वर्कर्स आपके दरवाजे पर आएँ तो ये 2 कतरे जो हैं पोलियो के पिलाएं, पोलियो से अपने बच्चों को बचाएं और उनका मुस्तकबिल संवारने की कोशिश करनी चाहिए। और तमाम तो जितने भी मिथ्स हैं उनके ऊपर कान नहीं धरने चाहिए। हमारे साथ मोहम्मद बिलाल नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। और अनीका कासिम भी हमारे साथ मौजूद थी, इंचार्ज नर्स हैं। अनीका, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। मिडवाइफ्स के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे और पोलियो के हवाले से बात कर रहे थे, और अब कुछ बात कर लेते हैं किताबों के हवाले से। और इस सेगमेंट में प्रोफेसर अहमद हमाद साहब शायर हैं, मुसन्निफ़, हमारे साथ मौजूद होते हैं और किसी ऑथेंटिक और बड़ी अच्छी किताब के साथ हमारा जो है तारुफ़ कराते हैं। तो उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ़ उनसे सुनते हैं। जी अहमद साहब, बताइएगा। आज जो किताब आपके सामने पेश करने लगा हूँ ये हमारी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती है और ये बहुत ही दिलचस्प किताब है। इससे पहले कि हम इस किताब की तरफ आएँ, एक छोटी सी बात आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि जब हम यूनिवर्सिटी में पहली बार गए तो हमें उस्ताद मोहतरम ने बताया कि मीडिया को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके 3 नोड्स होती हैं, 3 पॉइंट्स। पहली नोड होती है प्रोडक्शन की, दूसरी नोड होती है कंजम्पशन की और तीसरी नोड होती है इफ़ेक्ट्स की। प्रोडक्शन पे हम रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रोडक्शन की एंड पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं,
किस तरह के प्रेशर्स हैं, किस तरह के लोग हैं, कंटेंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कंटेंट का एजेंडा क्या है। गेट कीपिंग थ्योरी भी इसी जगह पे अप्लाई होती है, एजेंडा सेटिंग थ्योरी भी यहीं पे अप्लाई होती है, और जो गेट कीपर्स हैं वो कितनी किस्मों के हैं। ये सारी चीज़ें जब हम ये प्रोडक्शन नोट पे आते हैं तब हमें समझ में आती है बात कि हम वाक़तन मीडिया के स्टूडेंट हैं। हमें पता चलता है कि अखबार में ख़बर को ट्रीट कैसे किया जाता है, किसी स्टोरी को ट्विस्ट कैसे दिया जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये उस्ताद मोहतरम ने अगली बात ये बताई कि कंजम्पशन की नोट पे हमें ये देखना होता है कि कंज्यूमर कौन है। मैंने एक मीडिया का कंटेंट बना दिया, उसको कंज्यूम कौन करेगा, कोई बुज़ुर्ग, कोई नौजवान, कोई बच्चा। कार्टून अगर बनाने हैं तो किन के लिए बनाने हैं, आखिर पे अगर पब्लिक सर्विस मैसेज है तो कौन सा टारगेट ऑडियंस क्या है, और आखिर पे इफ़ेक्ट्स, तीसरी नोट इफ़ेक्ट्स की है। उसका ऐसे ही है कि जिन लोगों ने उसको कंज्यूम किया उन पर उसके असरात क्या हुए। तो हमें उस्ताद मोहतरम ने बताया कि 80% थेरीज़ जो मीडिया की हैं वो इस नोट की हैं, इफ़ेक्ट्स की। ज़्यादातर लोग मीडिया के इफ़ेक्ट्स का मुताला करने में दिलचस्पी रखते हैं कि फ़लाँ ख़बर आई या फ़लाँ फिल्म आई, फ़लाँ ड्रामा आया या एडिटोरियल लिखा गया या कोई कॉलम छपा या कोई अफसाना था, तो उसके असरात कैसे, किस तरीके से कबूल किए गए, किसने कबूल किए असरात, वगैरह वगैरह, क्या क्या हुए लोगों में, क्या कोई अनरेस्ट पैदा हुआ, अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट था तो ख़ास किस्म का एक एजेंडा लेके अगर कोई चीज़ एयर की गई तो उसके असरात क्या हुए। मीडिया मंडी की तरफ आते हैं। मीडिया मंडी में प्रोडक्शन एंड पे सारी बात की गई है। ये अकमल शहजाद घुमन साहब बड़े कोहना मश्क सहाफ़ी हैं, इन्होंने ये किताब लिखी और फिक्शन हाउस ने इसको शाया किया। याद रहे कि ये इसका तीसरा एडिशन है जिसे फिक्शन हाउस ने शाया किया है, और ये इतनी अच्छी किताब है कि बकौल शख्स से इसके 20 एडिशन आने चाहिए, और मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। अकमल शहजाद घुमन साहब से जिनकी भी मुलाकात है वो ये जानते हैं कि ये डायनामिक पर्सनैलिटी हैं, जैसे कि मरकरी इन द वीन्स होता है वो वाली शख्सियत है। फ़िल्म भी पिछले दिनों बनाने की एक ख्वाहिश में ही मुब्तला थे, कोशिश कर रहे थे। आपको पता चल जाएगा इस किताब के मुताले से कि किस कदर ज़्यादा रिसर्च करके लिखने वाले, ज़िम्मेदारी के साथ लिखने वाले आदमी हैं। इन्होंने प्रिंट मीडिया, ये किताब प्रिंट मीडिया पे है। इनका अपना ये कहना है कि अगरचे ये मीडिया मंडी का तीसरा एडिशन है, ये कह रहे हैं कि इसी सीरीज़ की 3 किताबें जो हैं वो मैं लिखना चाह रहा हूँ। एक लिख ली है जो प्रिंट मीडिया की है, इससे अगली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की होगी, और उससे अगली जो होगी वो सोशल मीडिया की होगी। और मुझे यकीन है कि सारी प्रोडक्शन नोट पे ही करेंगे, कंजम्पशन या इफ़ेक्ट्स पे कम करेंगे। मेरी राय ये है, मैंने ये किताब पढ़ी तो मेरी राय ये बनी कि इनको इफ़ेक्ट्स नोट पर भी लाजमी कुछ ना कुछ इसमें शामिल करना चाहिए। एक बात ये है जो मेरे इसके मुताले से जो मेरे जहन में सवालात आ रहे थे या सजेशन आ रही थी। दूसरा सवाल या सजेशन, आप सवाल की सूरत में तजवीज़ ये है कि क्या वजह है कि इन्होंने तहकीक तो बहुत अच्छी की है लेकिन थेराइजेशन में कमी रह गई। एक शख्स जो बहुत आला दर्जे का मुहक्किक हो, उसने पूरे पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री को अच्छे खासे तरीके से खंगाल रखा हो, उसका मुताला किया हो, तो फिर थ्योरी क्यों नहीं बनाई कोई। हम जानते हैं कि रिसर्च का थ्योरी के साथ बड़ा चौली दामन का साथ है। तो मेरा ख्याल है कि इतना काम किया है, अपने ख्यालात का भी इन्होंने इजहार किया है, तो क्या ही अच्छा होता कि कोई थेराइज़ किसी तरह इसको करते। इसमें इन्होंने मुख्तलिफ अबवाब जो हैं उसमें तकसीम किया है। आरा मसलन कुछ लोगों ने दी हैं, उनके नाम सुन लीजिए। डॉक्टर हसन अस्करी, वसतुल्लाह खान, डॉक्टर मुबारक अली, और ये लोग हैं जिनकी आरा हैं। इसके अलावा मुजीबुर रहमान शामी, फरहान मुश्ताक PTV के हमारे दोस्त हैं, प्रोड्यूसर हैं बड़े, और डॉक्टर मुबारक अली का मैंने आपको बता दिया। इंटरव्यूज़ बहुत सारे लोगों के हैं, बड़े बड़े जय्यद लोगों के। आरिफ निज़ामी साहब का इंटरव्यू लिया तो वो एक साइड के थे, उसके बाद ये फिर मजीद निज़ामी साहब के पास गए। तो ये वो जो पॉलिसी होती है कि दोनों साइडें दिखाई जाएं, इन्होंने बाकायदा ये तरद्दुद किया, एहतमाम किया इस बात का कि दोनों साइडें दिखाई जाएं जब ये इंटरव्यू कर रहे हैं। फिर कॉलम निगारों का इंटरव्यू किया है इन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि एक आखिरी बात अगर मैं कह के बात ख़त्म करूँ तो वो ये है कि इनको चाहिए ये था कि जहाँ पे बड़े बड़े सहाफ़ी और बड़े बड़े मुदीर जो एडिटर्स थे, चीफ़ एडिटर्स थे, उनके इंटरव्यूज़ किए हैं, वहाँ पे इनको चाहिए था कि जो जदीद ज़माने के मीडिया स्कॉलर्स हैं, जो जदीद तालीम हासिल कर चुके हैं, जिन्होंने थ्योरी पढ़ी हुई है, मैं मसलन मार्शल मैक्लुहान को पढ़ा है, जॉर्ज गर्बनर को पढ़ा है, उसकी इम्प्लीकेशंस या उसके आईने में पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री को किस किस ने समझा और समझाया, ये इसमें मेरा ख्याल है कि अगर शामिल कर लें, क्योंकि ये प्रोडक्शन एंड की सारी बातें हैं, तो ये बड़ा इसका फ़ायदा होगा। और नोम चॉम्स्की और हरमन चॉम्स्की प्रोपेगेंडा मॉडल है, उसके जो 5 फिल्टर्स हैं
उसके मुहद्दबत से बताएं कि हमारा मीडिया कहाँ पे खड़ा है, हमारा मीडिया किस तरह ओपिनियन मेकिंग करता है, कॉन्सेंट को मैन्युफैक्चर करता है, यहाँ के लोगों को इस तरफ कायल करता है, इधर के लोगों को इधर कायल करता है, और ये सब काम किस महारत से करता है। क्या हम इंडिजिनस थ्योरी के काबिल नहीं है? प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज की किताब का तारुफ उन्होंने हमारे साथ करवाया है। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपका। जनाब अब आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। तो जनाब अक्सर लोग ना गर्मा गर्म खाना खाने के शौकीन होते हैं, हम सभी शौकीन होते हैं कि हमारे सामने जब खाना आए तो गर्मा गर्म खाना हो। ताहम अगर खाना ठंडा हो जाए तो उसे माइक्रोवेव में गर्म कर लेते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि दोबारा खाना गर्म करना आपकी सेहत के लिए मुज़र हो सकता है। हर घर के छोटे बड़े अफराद का ये एक मामूल है, ये एक प्रैक्टिस है कि दिन में अगर आपको जब भी भूख लग जाए ना तो आप बचा हुआ खाना दोबारा गर्म करके खा लेते हैं। यहाँ ये भी बात काबिल ज़िक्र है कि बचा हुआ खाना दोबारा गर्म करके खाने से ना सिर्फ पैसों की तो बचत होती है बल्कि खाना ज़ाया होने से भी बच जाता है। ताहम अगर गलत तरीके से बचा हुआ खाना दोबारा गर्म करके खाएं तो फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है जो आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक है। और तहकीक के मुताबिक सालाना 6 में से 1 शख्स फूड पॉइजनिंग का शिकार होता है। तो जनाब इस हवाले से आज हमने बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर इरज अली हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनसे जानेंगे कि जनाब ये जो बचा हुआ खाना होता है, ये जो फ्रीज़ किया हुआ खाना होता है, उसे दोबारा से जब गर्म करके हम खाते हैं उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये वो हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। डॉक्टर इरज आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर रिच, ये मुझे बताइएगा, जो हमारी एक बड़ी आम प्रैक्टिस है कि हम लोगों ने जो बचा हुआ खाना है सबसे पहले तो उसे फ्रीज़ कर देते हैं और जब दोबारा उसे निकाल के गरम करते हैं माइक्रोवेव में और वो खा लेते हैं, तो इससे क्या नुकसान हो सकता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं हमारी बॉडी के लिए? अगर न्यूट्रिशन से मैं आपको बताऊं कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें जनाब दोबारा से डॉक्टर इरिज से जो है वो रब्ता करने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह मैं बात कर रही थी कि ये एक तहकीक हमारे सामने आई है कि जनाब इससे जो है बहुत ज़्यादा फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है जब हम बचा हुआ खाना फ्रीज़ कर लेते हैं और बहुत दिन जब वो फ्रीज़र में पड़ा रहता है और उसके बाद उसको निकाल के जब दोबारा से गर्म किया जाता है और उसको खाया जाता है तो आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मरीज़ हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं और इवन दो के अमवात का ख़दशा भी पैदा हो जाता है। तो इस तरह की किस प्रॉब्लम से किस तरह बचा जा सकता है और क्या जब हम दोबारा से खाना गर्म करते हैं क्या उसमें जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है क्या उसी तरह मौजूद रहती है, क्या क्या वो हमारे लिए नुकसानदेह किस तरह हो सकता है, अगर दोबारा से गर्म करना है तो क्या दुरुस्त तरीका हमें इख्तियार करना चाहिए उसको गर्म करने के लिए। फ्रीज़ किया हुआ खाना क्या हम माइक्रोवेव में गर्म करके खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, बिकॉज़ माइक्रोवेव की भी जो रेज़ होती हैं उसकी वजह से भी जो खाने होते हैं वो काफ़ी मुज़र हो जाते हैं हमारी सेहत के लिए। तो दोबारा से डॉक्टर इरिज से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है, उनसे जानते हैं। डॉक्टर इरिज बताइएगा, ये जो फ्रीज़ किया हुआ खाना हम निकाल के माइक्रोवेव में गर्म करते हैं और उसके बाद जब हम खाते हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? जो न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें बेसिकली फ्रेश फ्रूट से मिलती है, फ्रेश फ्रूट कह लें या फ्रेश फूड आइटम्स से कह लें, वो हमें मिलती है, वो कभी भी हमें प्री हीट से या हीटेड आइटम्स नहीं मिलते। अगर हम माइक्रोवेव करते हैं कोई भी फूड तो माइक्रोवेव की रेज जो न्यूट्रिशनल कंपाउंड है हमारे फूड आइटम्स में उस सबको खत्म करने में बहुत ज़्यादा देर लगा देती है। कभी भी हमें अपने फूड को माइक्रोवेव करके नहीं खाना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ें हम पहले देखते थे कि वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा ऐसे हो रहा होता था कि फ्रोजन फूड ले रहे थे या फिर हम प्री हीट करके या हीट करके अपने फूड को डेली रूटीन में कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी रेज से हमारे हमारे फूड आइटम्स की जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, कंपाउंड है, वो सारे बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। इससे
जिससे ना सिर्फ हमें डिजीजेज अच्छा, लेकिन मुझे ये बताइए, ये तो हमारी एक आम प्रैक्टिस है ना डॉक्टर रिच, कि हम लोग फ्रीज किया हुआ खाना निकाल के खा लेते हैं, लेकिन कितने डेज हमें उसको रखना चाहिए और कितने डेज के बाद उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जो मुज़रे सेहत साबित हो सकता है हमारे लिए? अगर आप फ्रोजन फूड्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो उसका अर्थ है कि आप फ्रोजन फूड्स को देख रहे हैं कि उसकी शेल्फ लाइफ यूजुअली मंथ से भी डिपेंड कर रही होती है। आप कोई भी फ्रोजन फूड देखेंगे, हम वहाँ पे मेंशन किया होता है, लेबल किया होता है कि आप इतने मंथ तक यूज कर सकते हैं, इवन कि 6 मंथ तक और ईयर्स तक भी उसकी शेल्फ लाइफ मेंशन की होती है। लेकिन एज ए न्यूट्रिशनिस्ट अगर मैं आपको बताऊँ कि फ्रेश फूड आप लिए तो सिर्फ आप 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी अगर आप हीट करना चाह रहे हैं तो नॉर्मल स्टोव पे आप हीट करें, और वो भी 1 से 2 दफा, 1 से 2 दफा से ज्यादा आप हीट भी नहीं कर सकते इसको, अदरवाइज इसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको फूड की नहीं मिलेगी। तो 3 डेज इज अ प्रॉपर टाइम जो आप अपने फूड को ले सकते हैं। उसको माइक्रोवेव करके लेने में या उसको फ्रोजन फूड के सामने लेना इज अ हार्मफुल वे। अगर यहाँ पे हम फ्रोजन फूड की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आपने क्योंकि देखा होगा कि जितने भी फ्रोजन फूड है वो सारे प्लास्टिक पैकिंग में होते हैं। तो ये प्लास्टिक पैकिंग में होने का मकसद इस तरह है कि उन्होंने प्लास्टिक पैकिंग में किया होता है कि ज्यादा देर तक वो स्टोर रहेंगे, लेकिन जब हम उसको फ्रीज करते हैं तो फ्रीज करने से इसके अंदर कंपाउंड ऐसे पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी में जाकर काफी हार्मफुल डिजीज। अच्छा, दूसरा डॉक्टर रिच, जिस तरह आप बात कर रही थी कि ज़्यादा गर्म करने से और बार बार गर्म करने से भी हमने सुना है कि उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो क्या एक दफ़ा निकाला, उसे गर्म किया, दोबारा से उसे फ्रीज़ कर दिया, क्या दोबारा से निकाल के गर्म करके फ्रीज़ कर दिया गया, क्या ये भी तरीका उनके न्यूट्रिएंट्स जो है ख़त्म हो जाते हैं दोबारा फ्रीज़ करने से भी बार बार? नहीं, दिस इज नॉट अ राइट वे। अगर हम कभी भी कोई भी फूड फ्रेशली कुक कर रहे हैं, आप देखिए कि कोई भी फूड आप ले रहे हैं जिसको फ्रेश आप कुक करके ले रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे होते हैं कि उसको फ्रीज करें, जैसे आप कह रही है कि एग्जैक्टली जिस तरह हम 2 से 3 दफा उसको करते हैं, फ्रीज कर लेते हैं। तो ये आप 2 दफा कर सकते हैं, यानी आप अपना फूड बना रहे हैं, आप उसको दोबारा से गर्म करना चाह रहे हैं तो 2 दफा ये आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उसको बार बार फ्रीज भी कर रहे हैं, हीट करके आप उसको ले रहे हैं, तो जितने इसके अंदर कंपाउंड है, न्यूट्रिएंट्स है, वो सारे लॉस हो रहे हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स लीच आउट हो रहे हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप तीसरी दफा अपना खाना गर्म करके ले रहे हैं तो उससे आपको कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, चाहे वो आप किसी भी फॉर्म में। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आप फ्रोजन फूड्स की बात करें तो उसमें क्या हो रहा है कि उनके अंदर सोडियम कंटेंट ज्यादा पाया जा रहा है, जिसको भी हम फ्रोजन फूड्स हैं। सोडियम कंटेंट उसमें क्यों ज्यादा पाया जा रहा है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सके। शेल्फ लाइफ किसी भी फूड को बनाने के लिए उसके अंदर सोडियम का कंटेंट पाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह बहुत से फूड आइटम रहते हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि हम मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, हमसे नहीं डेली कुक किया जा रहा है, या हम किस तरीके से अपनी लाइफ को आसान करें, तो हमें फ्रोजन फूड से लेंगे नॉर्मली हम डेली कुकिंग कर रहे थे तो सोच रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि आप अपने फूड कभी भी फ्रीज के वक्त का लेबल चेक करें। न्यूट्रिशन लेबल चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सिर्फ एनर्जी कंटेंट तो नहीं पाया जा रहा, बहुत से फूड आइटम ऐसे हैं जिनके अंदर एनर्जी पाया जा रहा है, जिसे हम मोनोसोडियम कहते हैं। मोनोसोडियम पाया जाने की वजह से क्या हो रहा है कि एजेंट। अच्छा, दूसरा ये तो हमने खाने जो पके हुए होते हैं उसकी हमने बात कर ली है। हमारा ये भी घरों में आम प्रैक्टिस होती है डॉक्टर रिच कि हम लोग थोड़ा सा पका के भी खानों को या उसकी जो करी होती है वो तैयार करके, मसाला तैयार करके भी हम फ्रीज़ कर देते हैं कि टाइम की शॉर्टेज होती है, जब मेहमान आते हैं तो फ़ौरन से निकाल के उसे बना लिया जाता है, या जो गोश्त होते हैं, जो चिकन होता है उसको भी फ्रीज़ कर दिया जाता है। तो ये तमाम तर प्रैक्टिस किस तरह की होती है और इनको क्या निकाल के क्या दुरुस्त तरीका है कि पकाया जाए? इस तरह से हम जो पहले से मसाला तैयार करते हैं वो यूजली वेज में होते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम अनियन ले रहे हैं और जिसको हम फ्राई करके या पेस्ट बना के टोमेटो के साथ वो सेपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें ये अंदाजा नहीं हो रहा होता कि विटामिन सी कंटेंट कितना ज्यादा लीक आउट हो रहा है, एक तो ओवर कुक करने की वजह से, दूसरा फ्राई करने की वजह से, तीसरा इस तरह के हम इसको कुक करके इसको हम कहते हैं कि सैलेड की फॉर्म में हम इसको साइड पे कर लेते हैं, या हम ऐसे टाइम इसको फ्रेशली कुक फूड बना के आगे पेश करें। लेकिन इससे क्या हो रहा होता है कि हम कुछ सेमी फूड बना रहे हैं तो यहाँ पे जितने भी न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिकली विटामिन सी वो आपके फूड में से आहिस्ता आहिस्ता लीक आउट होना स्टार्ट होता है। आप फ्रेशली कुक कर रहे हैं, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं, उसके अंदर मैग्नीशियम कंटेंट
जो कि 1 आवर के साथ कर रहे हैं, जैसे कह सकते हैं कि हर आवर के साथ उसके अंदर क्या हो रहा है कि न्यूट्रिएंट्स के लॉस होना स्टार्ट हो। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे, आप उसको अगर 1 आवर के अंदर कुक कर रहे हैं तो आपको उसके न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली मिल रहे हैं, लेकिन 1 आवर से ठीक है जी। डॉक्टर अरीज अली हमारे साथ मौजूद थी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जो फ्रीज़ की हुई अशिया होती हैं और उनको दोबारा से गर्म करके खाने में क्या क्या जनाब कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, हमारी बॉडी के लिए कितनी वो नुकसानदेह साबित हो सकती है, उस पर बात की है। डॉक्टर अरीज अली हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर अरीज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और जनाब दिलचस्प और हैरत अंगेज़ चीज़ें हैं जो हमने आपके साथ शेयर करनी है। वो ये है कि जनाब हमने ये तो बहुत सुना है कि फ़लाँ शख्स नशे की लत में मुब्तला है, लेकिन हमारे लिए या मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी हैरानकुन बात होगी कि शराब की आदत में मुब्तला कुत्ते का इलाज कर दिया गया है। बरतानिया में इलाज करके एक पालतू कुत्ते की शराब की आदत छुड़वा दी गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक प्लेमाउथ शहर में कोको नामी पालतू कुत्ता अपने मालिक की वजह से शराब की लत में मुब्तला हो गया था, और रिपोर्ट्स के मुताबिक कुत्ते का मालिक रात को सोने से पहले शराब पीने का आदी था और उसने कुत्ते को भी शराब की लत लगा दी थी। ताहम उसके मरने के बाद ये कुत्ता एक जानवरों के डॉक्टर को मिला, और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये भी बताया गया है कि जानवरों के डॉक्टर ने इस कुत्ते को जनाब कोविड साइड एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले किया, और ये भी बताया गया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट में कुत्ते का इलाज किया गया, और अब ये दुनिया का पहला कुत्ता है जिसे शराब की लत से निजात दिलाई गई है। और ये बड़ी एक हैरानकुन बात हमारे लिए भी, मेरे लिए तो बड़ी हैरानकुन बात है और आप लोगों के लिए भी होगी कि हमने बहुत से इंसानों को तो देखा है कि वो शराब की लत में होते हैं, कोई भी नशा होता है जिसकी लत में वो मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन एक कुत्ता है जो शराब पीने का आदी है और नशे की लत में मुब्तला है, जिसका मालिक शराब नोशी करता था और उसकी वजह से जनाब ये कुत्ता भी शराब का आदी हो गया था। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि उसका इलाज किया गया है और अब वो बिल्कुल ठीक है, सेहतयाब हो चुका है और उसकी जो शराब पीने की लत है वो भी ख़त्म हो गई है। एक और जनाब जो ख़बर है आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि अमेरिका की मशहूर टीवी शख्सियत है किम कार्दाशियन से बहुत ज़्यादा हद तक मुशाहबत रखने वाली सोशल मीडिया स्टार दिल का दौरा पड़ने से चल बसी हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 34 साला क्रिस्टीना नामी मॉडल को प्लास्टिक सर्जरी के कुछ देर बाद दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी मौत वाक़या हो गई। और रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि क्रिस्टीना की मौत की खबर उनके अहले खाना ने 26 अप्रैल को सोशल मीडिया पर शेयर की, जबकि उनकी आखिरी रसूमात जो है वो भी अगले हफ्ते अदा की जाएंगी। और मॉडल के अहले खाना ने दौरान इलाज गफलत और कत्ल का शुबा जाहिर करते हुए कहा था कि चंद रोज़ पहले प्लास्टिक सर्जरी के दौरान सेहत से मुतल्लिक पेचीदगियाँ पैदा होने के बायस क्रिस्टीना हरकतें क़ल्ब बंद होने के बाद इंतकाल कर गई हैं। तो ये बताया जा रहा था कि किम कार्दाशियन से इनकी बहुत ज़्यादा शक्ल मिलती थी और अब वो मॉडल जो है वो इंतकाल कर चुकी हैं। तो जनाब आज का हमारा और आपका साथ यहीं तक का था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।